Hello dear students, hope you all are good and I am also good. So students, मैंने आपको जैसे पहले लास्ट टॉपिक में आपको बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन और मीनिंग कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था। उसके बाद मैंने आपको उसका बैकग्राउंड बताया कि फ्रांस में रेवोल्यूशन से पहले क्या बैकग्राउंड था। फिर मैंने आपको बताया कॉजेज़, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज़। यहाँ तक हम टॉपिक अपना क्लियर कर चुके थे। उसके बाद हमारा आता है इवेंट्स एंड प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि मोस्टली जो बच्चे को कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम्स में कि इवेंट्स एंड प्रोसेस मतलब क्या वो है। तो इवेंट्स में तो सिर्फ आपकी डेट्स और मेजर इंसिडेंट्स आते हैं, और प्रोसेस में आपकी उसकी प्रोसेस कि मतलब वो इतनी डेट को हुआ था और इस टाइम पर हुआ था, इस दिन हुआ था, और क्या क्या हुआ था उसमें। जैसे कि अब जैसे इसमें है कि आपका सपोज कि मतलब अगर आप सिर्फ कहें कि 1789 में मीटिंग हुई और 20 जून ओथ हुई, मतलब कसम ली, 14 जुलाई को अटैक हुआ, तो ये सारे क्या हो गए, इवेंट्स हो गए। इसमें डेट्स आई हैं और इंसिडेंट्स बताए गए हैं कि मतलब 14 जुलाई को तो अटैक हुआ था और बता दिया। ऐसे ही अब प्रोसेस में क्या आ जाता है, प्रोसेस में आ जाता है अगर हम जैसे मतलब पहले क्या हुआ, पहले आर्थिक संकट हुआ, फिर असमानता हुई, मतलब अनफेयरनेस हुआ, फिर लोगों को उस अनफेयरनेस का एहसास हुआ, फिर प्रोटेस्ट हुआ, फिर रेवोल्यूशन हुई, फिर सिस्टम चेंज हुआ, और ये सब थी एक प्रोसेस। आया समझ में? फिर भी अगर आपको नहीं आया है तो मैं एक सिंपल में बताती हूँ कि जैसे घर में पहले एक ही व्यक्ति डिसीजन लेता है, डिसीजन लिया, फिर सबने उस डिसीजन पे बोला, उसके बाद वोटिंग हुई, ठीक है ना। घर पे इन केस मम्मी ने अगर कुछ बोला, ठीक है, उस बात पर आप लोगों ने थोड़ा सा रिएक्ट करा, रिएक्ट करने पर आप लोग बोले, फिर उसके बाद वोटिंग हुई कि मतलब होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपके इवेंट्स। इवेंट्स में सिर्फ इतना आता है कि डेट्स और आपके मेजर इंसिडेंट्स उसमें मेंशन हो, और उसमें 2-3 लाइंस का आपका थोड़ा सा डिस्कशन हो, ठीक है। प्रोसेस में आपका क्या आ गया कि जिस दिन ये बात छिड़ी, जिस दिन ये टॉपिक हुआ, वो इवेंट्स हो गया। उसके बाद सारा प्रोसेस में आ जाता है कि मतलब इस दिन ये जो आपकी मदर ने जैसे डिसीजन लिया, आप लोगों ने उस पर रिएक्ट करा, फिर आपने उस पर बोला, फिर आपने उस पर वोटिंग करी, वोटिंग के बाद किसने क्या बोला, किसकी कितनी वोट्स आए, कितने ने हाँ बोला, कितने ने ना बोला, अब ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये सारा आपका प्रोसेस में आ जाता है। ये क्लियर हो गया आपको? इवेंट्स एंड प्रोसेस में भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आता है हमारा इवेंट्स में। इवेंट्स में अब कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में इवेंट्स में क्या हुआ। सबसे पहले जो इवेंट्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के वो क्या थे, 1789 में स्टेट जनरल मीटिंग हुई, ठीक है। उसके बाद सेकंड 20 जून को 1789 में टेनिस कोर्ट ओथ हुई, मतलब ओथ मीन्स कसम ली की, कसम ली। फिर 14 जुलाई में 1789 में बेस्टाइल में अटैक हुआ। ये मैं आपको सिर्फ अभी हेडिंग्स बता रही हूँ, ठीक है, कि आपको एक इजी वे में, एक फ्लो वे में आपको याद हो जाए। फिर 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, 1792 में रिपब्लिक हुआ, फ्रांस रिपब्लिक हुआ। फिर 1793 में किंग एग्जीक्यूशन हुआ, एग्जीक्यूशन मतलब किंग को मृत्युदंड दिया गया। ये सारे क्या थे, दीज आर ऑल आर इवेंट्स, ठीक है। ये मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये सारे इवेंट्स हो गए, क्योंकि इसमें सारी डेट्स आ गई और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन आ गया, ठीक है। ये इवेंट्स हो गए। तो अब इवेंट्स में थोड़ा थोड़ा हम आगे अंदर थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, कि जो कि आपके लिए भी पेपर में लिखने के लिए या आपको नोट्स बनाने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा।
ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपने सिर्फ इवेंट्स में वहाँ पर हेडिंग्स लिख कर आ गए और आपने सोचा कि 5 नंबर का क्वेश्चन आया है तो इवेंट्स में हेडिंग्स लिख दी क्योंकि मैंने बताया तो हेडिंग्स लिख दी और बस। नहीं, हेडिंग्स के आगे आपको सब में कम से कम 3 या 4 लाइंस का एक्सप्लेनेशन देना होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि 5 मई 1789 में स्टेट जनरल मीटिंग हुई। अब इस स्टेट जनरल मीटिंग के अंदर हमें को क्या लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ, हर हेडिंग के अंदर क्या लिखना है। ठीक है ना। क्या क्या मीटिंग हुई कि किंग लुइस जो था 16 ने फाइनल क्राइसिस की वजह से स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। फाइनल क्राइसिस क्या? पैसों से संबंधित, पैसों की प्रॉब्लम्स हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए। ठीक है, तो इस वजह से उसने क्या करा, उसने स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। लेकिन वोटिंग सिस्टम अनफेयर था, इसलिए थर्ड स्टेट्स नाराज हो गए। तो जैसे कि अगर आप पढ़े देखेंगे मेरी लास्ट वीडियो में कि मैंने थर्ड स्टेट्स किसके लिए यूज करा है, वो आप वहां पर जाकर देखिएगा। तो कि लेकिन वोटिंग क्या थी, अनफेयर थी। किंग ने वोटिंग क्या करी, अनफेयर करी, तो इसलिए थर्ड स्टेट्स क्या हो गई, नाराज हो गई। सेकंड, 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट ओथ हुआ। मतलब 20 जून को 1789 में टेनिस कोर्ट में कसम ली गई। अब थर्ड स्टेट्स के जो मेंबर्स जब जो थे, जब वो मीटिंग के लिए पहुंचे तो उन्हें मीटिंग हॉल बंद मिला। और जब उन्हें वहां पर मीटिंग हॉल बंद मिला तो उन्होंने उसी के पास में टेनिस कोर्ट था, वो वहां पर इकट्ठा हुए और उन्होंने क्या कसम खाई कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा हम यहां से नहीं जाएंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या, देश कैसे चलेगा, किसके पास कितनी पावर होगी, लोगों के राइट्स क्या होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन था। तो जो वो थर्ड स्टेट्स के जो लोग थे, ठीक है, तो वो क्या वो कर रहे थे कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, ये नया कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और जब तक ये नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे या हम नहीं जाएंगे। ठीक है, उस समय फ्रांस में राजा किंग लुइस के पास बहुत ज्यादा पावर थी। ठीक है, मैं ये आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता रही हूँ कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मैं आपको थोड़ा एक डीप वे में बता रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एग्जैक्टली हो क्या है, जो आपको थोड़ा और इजी वे में समझ में आ जाए कि उस समय फ्रांस में राजा लुइस 16 के पास बहुत ज्यादा पावर थी। ठीक है, सारी पावर उसके पास ही थी। थर्ड स्टेट्स जो था वो चाहता था कि राजा की पावर कम हो जाए, लोगों को राइट्स मिले, देश रूल के हिसाब से चले। ये वहां के थर्ड स्टेट्स के लोगों का कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंजेस होने चाहिए। अब आया आपको समझ में? ठीक है, और जब तक ये चेंजेस नहीं होंगे हम नहीं हटेंगे। अब आता है आपका थर्ड, 14 जुलाई 1789 स्टॉर्मिंग ऑफ वेस्टसाइड। ठीक है, अब क्या हुआ था 14 जुलाई 1789 में? पेरिस के लोगों ने बेस्टाइल प्रिजन पर हमला किया। बेस्टाइल प्रिजन क्या है? पहले जो बेस्टाइल जो था वो एक किला था, पर बाद में वो चेंज हो गया था, वो एक फिर वो जेल बन गया था, उसको जेल बना दिया गया था। तो उस पर हमला करा किसने? थर्ड स्टेट्स के लोगों ने। ठीक है, हमला किया क्योंकि वह किंग की पावर का सिंबल था, इसलिए लोगों ने हमला किया। जब लोगों ने इसे गिरा दिया, उस पर अटैक करा ना, तो लोगों ने उसे गिरा दिया। यह दिखाता था कि अब जनता मोनार्ची के खिलाफ खड़ी हो गई। मतलब मोनार्ची क्या? जहां देश पर राजा रानी का शासन होता था वो उसके अगेंस्ट चली गई। तो ये उन लोगों को अब दिख गया कि अब जो वहाँ की जो जनता जो थी, जो कॉमन पीपल थे, जो थर्ड स्टेट्स के जो लोग थे, वो क्या थे कि वो अब बेस्टाइल के खिलाफ हो गए। मतलब अब लोग मतलब किंग के खिलाफ हो गए हैं, किंग की पावर के खिलाफ हो गए हैं। समझ में आया?
फिर से समझा देती हूँ ये वाला कि 14 जुलाई 1789 में स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल हुआ। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल मीन्स कि मतलब पेरिस के लोगों ने बेस्टाइल पर अटैक किया। बेस्टाइल क्या था? एक जेल थी जो कि पहले किला था, फिर वो जेल में कन्वर्ट हो गया था। उस पर वहाँ के कॉमन लोगों ने हमला किया क्योंकि वह किंग की पावर का सिंबल था। ठीक है, जब लोगों ने इसे गिरा दिया तो वो ये दिखाता था कि अब जनता जो थी वो मोनार्ची के खिलाफ खड़ी हो गई थी, मतलब किंग के खिलाफ खड़ी हो गई थी। किंग की जो वो थी ना पावर थी, उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी। जैसे कि थोड़ा सा मोनार्ची का मैं आपको थोड़ा डीप में बता देती हूँ कि का मतलब है कि मतलब राजा का शासन। ठीक है, जब हम कहते हैं कि जनता मोनार्ची के खिलाफ हो गई तो इसका मतलब है कि लोग राजा की पूरी पावर के खिलाफ हो गए और लोग चाहते थे कि देश रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन से चले, ना कि राजा की पावर से। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि देश के नियमों की किताब। कॉन्स्टिट्यूशन क्या, जैसे स्कूल में एक रूल बुक होती है, ठीक है ना, एक रूल बुक होती है ना, वैसे ही कंट्री की रूल्स की बुक को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। समझ में आया? जैसे स्कूल में एक रूल बुक होती है ना, वैसे ही कंट्री की भी एक रूल बुक होती है। तो लोग जो थे वो ये चाहते थे कि जो हमारा देश है, जो हमारी कंट्री है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से चले, मतलब रूल बुक से चले, ना कि किंग की पावर से चले या किंग के आदेशों से चले। ये चाहते थे लोग। सबको उसी के अनुसार चलना पड़ता है। क्लियर हो गया? अब आता है 4 अगस्त 1789, एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। क्या था अब ये एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम? नेशनल असेंबली ने फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि अब नोबल्स के स्पेशल राइट्स खत्म हो गए। किसानों को जबरदस्ती टैक्स और सर्विस नहीं पे करना पड़ेगा या देना पड़ेगा। सभी लोग कानून के सामने बराबर होंगे और किसानों को बराबरी के अधिकार या राइट्स मिलेंगे। ये था फ्यूडल सिस्टम। समझ में आया कि फ्यूडल सिस्टम क्या था? यही था फ्यूडल सिस्टम का मतलब ही यही है कि जो नेशनल असेंबली जो थी, को वही बताना चाह रही थी मैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब कुछ क्लियर हो कि नेशनल असेंबली जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे मतलब मैंने लिखा हुआ है कि नेशनल असेंबली ने फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया। तो नेशनल असेंबली क्या मतलब, कौन नेशनल असेंबली ने फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया? नेशनल असेंबली मीन्स जनता की तरफ से काम करने वाली सभा। जैसे हमारे इंडिया में होते हैं ना कि जब हम वोटिंग करके किसी नेता को, किसी को भी चुनते हैं, तो फिर हमारे बिहाफ पे वो काम करते हैं हमारे लिए, तो वो होती है नेशनल असेंबली। ठीक है, देश के फैसले लेने लगे, मतलब फिर कौन फैसले लेते हैं? फिर नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो देश के लिए फैसला लेते हैं। मैंने बता दिया जैसे हमारे इंडिया में हम जैसे वोटिंग करके किसी को चुनते हैं, वो करते हैं, जैसे एमपी हो गया या एमएलए हो गया, इनको चुनते हैं ना, फिर ये लोग हमारे लिए काम करते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर भी नेशनल असेंबली ने अपनी एक, कॉमन लोगों ने अपनी एक सभा बनाई, अपना एक आदमी चुना जो उनके लिए काम करते थे। तो नेशनल असेंबली ने फेडरल सिस्टम खत्म कर दिया। मतलब नेशनल असेंबली कौन, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, इसका मतलब है कि अब नोबल्स के स्पेशल राइट्स खत्म हो गए, किसानों को उनके अधिकार मिले, उनके राइट्स मिले। जबरदस्ती टैक्स, और अब जो पहले उनको जबरदस्ती टैक्स पे करना पड़ता था किंग की उस पर, किंग के लिए, और सर्विस देनी पड़ती थी उन लोगों को, तो अब वो खत्म हो गई, वो नहीं देनी होगी। सभी लोग कानून के सामने बराबर होंगे और किसानों को बराबरी के अधिकार या राइट्स मिलेंगे। ओके, अब आता है अगस्त 1789 में डिक्लेरेशन राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। क्या था ये डिक्लेरेशन राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स? मतलब मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की
घोषणा, मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की, राइट्स की घोषणा, अनाउंसमेंट। कि नेशनल असेंबली ने क्या करा, एक डॉक्यूमेंट पास किया जिसमें फ्रीडम, इक्वालिटी और राइट्स की अनाउंसमेंट करी, मतलब मीन्स घोषणा करी। किसने करी? नेशनल असेंबली ने। नेशनल असेंबली कौन? जो आम जनता थी, जिसने अपने वोट से अपने उनको जो जनता ने अपने काम करने वालों की सभा को जो चुना, उन्होंने क्या करा, एक डॉक्यूमेंट पास करा कि जिसमें फ्रीडम, इक्वालिटी और राइट्स की अनाउंसमेंट की गई नेशनल असेंबली वालों ने। एक तरह का आप ये बोलो, मतलब कॉमन पीपल ने, ठीक है ना, मतलब नेशनल असेंबली में। अब आया वुमेन्स मार्च टू वर्साइल्स, अक्टूबर 1789 में। इसमें क्या हुआ कि पेरिस की महिलाओं ने ब्रेड की कमी के कारण वर्सेलाइज पैलेस तक मार्च किया। जो ये वुमेन्स मार्च टू वर्साइल्स, ठीक है ना, तो इसी में ही वो आ जाता है कि अक्टूबर 1789 में क्या हुआ, पेरिस की महिलाओं ने ब्रेड के लिए रोटी की कमी के कारण क्या करा, किंग के वर्साई। इसके बाद किंग को पेरिस लाया गया, ठीक है, इसमें इतना ही है सफिशिएंट। अब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बन गया और किंग की पावर्स लिमिट हो गई, सॉरी सीमित हो गई, मतलब लिमिटेड हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची मीन्स का मतलब है कि राजा रहेगा, राजा तो रहेगा, पर लेकिन वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अनुसार में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, मतलब फ्रांस क्या हुआ, फ्रांस का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। क्या बना कि मतलब अब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बन गया और किंग की पावर्स सीमित हो गई, मतलब लिमिटेड हो गई। पहले तो किंग का अपना राज था, वो जो बोलता था, जो वो करता था, मतलब उसकी मर्जी चलती थी। पर अब क्या हुआ था, जब नेशनल असेंबली वालों ने अपने लिए आवाज़ उठाई, डिसीजन लिए, तो उन्होंने फिर कुछ रूल्स भी चेंज हुए। तो वो उसमें से एक रूल्स ये भी था कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बन गई और किंग की पावर सीमित हो गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची का मतलब क्या हुआ कि राजा रहेगा, लेकिन वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अनुसार देश चलाएगा, ठीक है। अब आता है 1792 में फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया, आज़ाद हो गया, सॉरी आज़ाद नहीं, जैसे मोनार्ची खत्म कर दी गई, ठीक है, और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। तो रिपब्लिक मीन्स ऐसा शासन जहां देश राजा नहीं बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं। पहले तो राजा चलाता था ना, पर जब ये रिवॉल्ट हुआ, ये रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, 1792 में फ्रांस जो था वो बिकम अ रिपब्लिक हो गया। अब रिपब्लिक क्या था कि मतलब ऐसा शासन हुआ कि जहां देश राजा नहीं बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं। अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो लोग होते हैं जिन्हें लोग वोट देकर चुनते हैं ताकि वे उनकी तरफ से सरकार में फैसले ले। अब भाई हम आम कॉमन पीपल है, हम कोई अपना आप थोड़ी जाएंगे, हम अपना आप तो नहीं जाएंगे ना, कोई भी चीज़ अगर हमें वो कही है तो हम एक कम्युनिटी बनाएंगे, उसमें एक नेता चुनेंगे, तब वो हमारे अगेंस्ट जाकर वहाँ पर जाके फाइट करेगा या वो बोलेगा। तो ऐसे ही कंट्रीज़ में भी होता है, इंडियाज़ में भी होता है कि हम अपने आसपास में हम नेता चुनते हैं, ठीक है ना, वोटिंग के थ्रू, ठीक है ना, उसे वोट देते हैं कि कल के दिन वो हमारे लिए काम करेंगे। तो ऐसे वहां पर भी था कि वो लोग वह लोग होते हैं जिन्हें लोग वोट देकर चुनते हैं ताकि वो उनके लिए, उनकी तरफ से या उनके लिए
सरकार में फैसले ले, ये सरकार में जाके काम करे या बात करे किसी भी मुद्दे पे, किसी भी टॉपिक पे। नेशनल असेंबली के मेंबर्स देश के फैसले लेंगे। अब रिपब्लिक हुआ तो पावर किसको आ गई, मतलब अब नेशनल असेंबली को भी जैसे पावर नहीं थी पहले, पर अब उनको भी आ गई, तो इसलिए अब नेशनल असेंबली के मेंबर्स देश के फैसले लेंगे। लाइक एमपी बताया था मैंने आपको अभी प्रीवियस में कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए जो ये चुनते हैं हम लोग, फिर ये लोग हमारे लिए काम करते हैं आगे। तो ये लोग जनता द्वारा चुने जाते हैं और सरकार में जाकर फैसले लेते हैं। ठीक है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में राजा की पावर खत्म होने लगी। नेशनल असेंबली के मेंबर्स देश के फैसले लेने लगे और ये मेंबर्स जनता के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उसके बाद जनवरी 1793 में एग्जीक्यूशन ऑफ किंग हुआ, मतलब सजा देकर मार देना। एग्जीक्यूशन मतलब सजा देकर मार देना। तो अब किंग लुईस 16 को देश के खिलाफ साजिश के आरोप में डेथ पनिशमेंट दी गई। फिर 1793 से 1794 में रीजन ऑफ टेरर, मतलब उस समय फ्रांस में रेवोल्यूशन चल रही थी और सरकार को डर था कि कुछ लोग रेवोल्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए जो भी लोग रेवोल्यूशन के दुश्मन हैं या एनिमीज हैं, ठीक है, माने जाते हैं, जैसे राजा के समर्थक, मतलब एनिमीज कौन थे, जैसे राजा के समर्थक जो राजा को सपोर्ट करते थे, अमीर लोग या सरकार की आलोचना करने वाले, उन्हें पकड़कर सजा दी जाती थी। तो कई लोगों को बिना सुनवाई के ही डेथ पनिशमेंट दे दी जाती थी। इसी वजह से इस समय को रीजन ऑफ टेरर कहा गया, क्योंकि पूरे देश में डर और हिंसा का माहौल था। फिर क्या हुआ, फिर एंड हो गया, एंड ऑफ रीजन ऑफ टेरर। अब रीजन ऑफ टेरर मतलब खत्म हुआ और सिचुएशंस थोड़ी स्टेबल हुई। कैसे कि मतलब फ्रांस में बहुत डर और हिंसा का माहौल था। जो भी लोग क्रांति के खिलाफ, मतलब रेवोल्यूशन के खिलाफ थे, उन्हें सख्त सजा दी जाती थी। फिर 1794 में नेता मैक्सिमिलियन रूबेस्पेरी को ही एग्जीक्यूशन दे दिया गया, मतलब उसी को ही मृत्युदंड दे दिया गया, जो मैक्सिमिलियन रोसबेरी था। वो कौन था? रोबेस्पेरी कौन था वो? रोबेस्पेरी जो था फ्रांस का क्रांति का एक प्रमुख नेता था, रेवोल्यूशन का एक प्रमुख नेता था, तो उसे ही मृत्युदंड दे दिया 1794 में। इसके बाद लोगों को सख्त सजा देने का सिलसिला, जब उसको मृत्युदंड दे दिया, क्योंकि वही एक मतलब फ्रांस का रेवोल्यूशन एक प्रमुख नेता था, तो उसे ही क्या कर दिया, मृत्युदंड दे दिया। जब उसको मृत्युदंड दे दिया तो उसके बाद लोगों को सख्त सजा देने का सिलसिला भी खत्म हो गया, स्टॉप हो गया। डर और हिंसा कम हो गई, लोगों के अंदर जो फेयर था वो कम हो गया। देश की जो सिचुएशन थी, स्थिति थी, वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, शांत हो रही थी और स्टेबल हो रही थी। समझ में आया? होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जिसको नहीं भी आया होगा वो प्लीज़ मुझसे दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है उसको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, और इसके नोट्स में शॉर्ट्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से ले लेना। ठीक है, तो अब प्रोसेस में आपको कल पढ़ाऊँगी, ये आज मैंने आपको इवेंट्स पढ़ाए थे। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए और अच्छी और ऐसी ही इजी और स्टोरी टेलिंग वे वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच, बाय। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे क्या थे, इवेंट्स थे। मैंने एक आपको फ्लो चार्ट के वे में ये दे दिया कि फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, ठीक है, अनफेयर वोटिंग हुई,
टेनिस कोर्ट ओथ ली, जहाँ पर कसम ली गई, बेस्टाइल पर अटैक किया गया, राइट्स डिक्लेरेशन हुए, जहाँ पर लोगों को आज़ादी से बोलने का अधिकार था, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, रिपब्लिक हुई और फिर किंग की एग्जीक्यूशन हुआ। ये थे आपके इवेंट्स। गॉट इट? दिस इज़ अ फ्लो चार्ट फॉर यू फॉर इजी लर्निंग वे, कि जिससे आप इजीली समझ सकें। फिर उसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है फाइनेंशियल क्राइसिस में, वो मैंने आपको बता दिया है, बट फिर भी मैं आपको नोट्स दे दूंगी। ठीक है, ये मैंने आपको इवेंट्स बताए हैं, इवेंट्स का एक फ्लो चार्ट बता दिया कि आप कंफ्यूज ना होएं। फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, पहले भाई लड़ाई हुई, फिर अनफेयर वोटिंग हुई। और अनफेयर वोटिंग किसने करी? जो वहाँ के ये चर्च वाले लोग थे, ये जो नॉवेल्स वाले लोग थे, सॉरी जो राजा थे, राजा ने क्या करा? अनफेयर वोटिंग करी, है ना। फिर टेनिस कोर्ट ओथ में क्या हुई? शपथ ली गई, कसम ली गई। फिर कॉमन पीपल ने क्या करा? बेस्टाइल पर अटैक करा, राइट्स डिक्लेरेशन हुए, जिसमें लोगों को जिसमें ये बताया गया कि लोगों को आज़ादी से जीने का राइट हो, उन्हें बोलने का राइट हो, जो कि उनको पहले नहीं था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर आज़ादी मिली, रिपब्लिक हुआ, फिर किंग की एग्जीक्यूशन हुआ, मतलब किंग का जो मोनार्ची थी वो ख़त्म हुई। ये हैं आपके इवेंट्स।